हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेव पर। मैं अंजुम सिद्दीकी आप लोग का स्वागत करती हूं हमारे इस वीडियो में जो आधुनिक भारत के इतिहास से है। इसमें आज हम लोग गांधी युग पे चर्चा करेंगे और देखेंगे उसके महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। और पिछले कई एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं और आगे भी आने वाले एग्जाम में इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी का आगमन या गांधी युग 1917 से 1947 तक। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। गांधी जी का जो जन्म है वो 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी था और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने शिक्षा श्यामलदास कॉलेज से प्राप्त की थी और उसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1889 से 1901 तक कॉलेज इनर टेम्पल में दाखिला लिया। तो गांधी जी की जो शिक्षा है उन्होंने पहले गुजरात के श्यामलदास कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए 1889 से 1891 तक। वहाँ उन्होंने इनर टेम्पल में दाखिला लिया और वहाँ से बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी की। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर गांधी जी गए। दादा अब्दुल्ला ने अपने केस के सिलसिले में गांधी जी को अफ्रीका बुलाया था। तो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गांधी जी किसके आमंत्रण पर गए थे? दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर गए थे। डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मैरिन्सबर्ग में रेल कांड हुआ। दरअसल गांधी जी के साथ एक कांड हुआ था जो रेल कांड के नाम से जाना गया। उसमें यह हुआ था कि गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन प्रथम श्रेणी का ट्रेन का टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। उन्हें वहां पे प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं करने दिया गया था, क्योंकि जो प्रथम श्रेणी थे वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित थे। उसमें भारतीयों और अश्वेत को यात्रा करना प्रतिबंधित था। इसलिए गांधी जी को प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन में यात्रा नहीं करने दिया गया था। तो ये घटना डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में मैरिन्सबर्ग में हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी के साथ जो रेल कांड हुआ था दक्षिण अफ्रीका में वो कहाँ पर हुआ था? तो यही मैरिन्सबर्ग में हुआ था। दरअसल गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद ट्रेन के प्रथम श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि यह केवल गोरे लोगों के लिए और किसी भी भारतीयों को, ये सिर्फ गोरे लोगों के लिए आरक्षित था और किसी भी भारतीयों को या अश्वेत को प्रथम श्रेणी में यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो गांधी जी को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। इस घटना से प्रभावित होकर उन्होंने नस्ली भेद के खिलाफ विरोध करने का फैसला लिया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में इसके विरुद्ध में आंदोलन चलाते हैं। नेक्स्ट है 22 मई 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई और इसी नटाल कांग्रेस के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये गांधी जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1894 में किया गया था। नेक्स्ट है 1903 में द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया गया। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि द इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया गया 1903 ईस्वी में। 1904 में फिनिक्स आश्रम का निर्माण दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम का निर्माण दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि फिनिक्स आश्रम का संबंध किससे है? तो ये गांधी जी से है। उसके बाद देखते हैं प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया। गांधी जी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन में किया था। चंपारण में किया था जो बिहार में पड़ता है, और उनके पूरे जीवन काल में जो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया था वो अफ्रीका में किया था। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किया था।
1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। गांधी जी ने 1909 में इन्हें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं और जब गांधी जी यहाँ वापस आए तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। जब गांधी जी यहाँ वापस आते हैं उस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए और इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो गांधी जी के भारत वापस आने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी के जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि गांधी जी के गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधी जी जब भारत आए वापस तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और उस वक्त गांधी जी ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और उन्होंने सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया, लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा, इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो गांधी जी 1915 में भारत वापस आए और उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया सेना में भर्ती होने के लिए, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। 1916 में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की और यहीं से उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि गांधी जी किसके आमंत्रण पर चंपारण गए थे, तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए थे। दरअसल चंपारण में ये था कि नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें हर 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य था, जिससे वहाँ के जो किसान थे वो काफ़ी शोषित हो रहे थे और राजकुमार शुक्ल ये चाहते थे कि गांधी जी चंपारण आए और वे वहाँ के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में जाने और उनके लिए आवाज़ उठाएं। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। तो 1916 के लखनऊ में एक अधिवेशन हो रहा था जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे और राजकुमार शुक्ल भी शामिल हुए थे और वहाँ पे उन्होंने गांधी जी से आमंत्रण किया, उन्हें आग्रह किया कि वो चंपारण आए और वहाँ के किसानों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसके विरोध में आवाज़ उठाएं। क्योंकि गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया था तो उसके बाद वो उनकी एक अच्छी छवि बन गई थी सारे। तो गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण गए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, इसे प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 3 कटिया पद्धति के विरोध में 25% लगान वापस माफ़ कर दिया गया। जब गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने वहाँ पे आंदोलन शुरू किया, जिस सत्याग्रह शुरू किया जिसे प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ये 3 कटिया पद्धति के विरोध में था। और इसमें गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो गांधी जी यहाँ पे सफल होते हैं और अंग्रेज़ों को ये सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ये उनको आदेश दिया जाता है, जो घोड़े बागान मालिक थे उनको, कि 25% लगान जो उन्होंने किसानों से वसूला था उसका 25% लगान उन्हें वापस कर दिया जाए। किसको? किसानों को। तो यहाँ पे 25% लगान उनका माफ़ किया गया, उन्हें वापस किया गया। इसके बाद कुछ ही समय बाद घोड़े मकान जो बागान मालिक थे वो चंपारण छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और गांधी जी की यहाँ पे जीत होती है, जिसे प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह था। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन होता है, जिसको प्रथम भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। इसके क्रम में टेक्सटाइल लेबर पर अत्याचार के विरोध में गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था, जिसकी वजह से इसे प्रथम भूख हड़ताल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि प्रथम भूख हड़ताल कौन था या किसे कहा जाता है, तो प्रथम भूख हड़ताल था ये
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसी में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई थी। यहीं पे उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया था। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था या किसके द्वारा दिया गया था, तो ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर 1918 में होता है खेड़ा आंदोलन। उसके बाद आते हैं खिलाफत आंदोलन। ये तीनों आंदोलन जो थे, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन, ये तीनों आंदोलन गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन थे जो क्षेत्रीय स्तर पर लड़े गए थे। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन, जो एक व्यापक एक बड़ा आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। इसमें यह हुआ था कि तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेज़ों के अनैतिक व्यवहार से जो मुसलमान थे, भारतीय मुसलमान, ये पूरे विश्व के मुसलमान जो तुर्की के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे और इसका काफ़ी आदर सम्मान किया जाता था। और लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा उस पर अनैतिक व्यवहार के कारण मुसलमान जो है इसके विरोध में थे और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके विरोध में गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि गांधी जी ने किसके विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। उसके बाद असहयोग आंदोलन का दौर शुरू होता है जो 1919 से 1922 तक चलता है। असहयोग आंदोलन चौड़ा चौड़ी कांड के कारण वापस ले लिया जाता है। यह कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौड़ी चौड़ा नामक स्थान पे एक कांड हो गया था जिसके विरोध में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था, तो चौड़ी चौड़ा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इससे असंतुष्ट थे। उन्होंने स्वराज पार्टी के इससे अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है 1930 से 1931 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि जिसे दांडी मार्च भी कहते हैं, दांडी यात्रा भी कहते हैं, उस शुरू किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 में। इस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने 11 सूत्री मांग इरविन से की थी और ये कहा था कि अगर ये 11 सूत्री मांग नहीं मानी जाएगी तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांगों पर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं मिलने के कारण गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये जो दांडी मार्च है वो चला। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चलते हैं और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं, 6 अप्रैल 1930 को, और यहीं पर उन्होंने नमक बना के नमक कानून को भंग किया था। गांधी जी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से निकलते हैं और दांडी पहुंचते पहुंचते अनुयायियों की जो संख्या होती है वो लाखों की तादाद में हो जाती है और लगभग 240 मील की दूरी तय करने के बाद गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को यहाँ पे वो नमक बनाकर नमक कानून को भंग करते हैं और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। उसके बाद होता है गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए होता है क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसमें कांग्रेस द्वारा इसको जो है इसका बहिष्कार किया जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और उदारवादी दलित वर्ग आदि इस सम्मेलन में शामिल होते हैं, इसमें भाग लेते हैं। जब ये लोग इस सम्मेलन में भाग लेते हैं और इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इस पर कोई खास इसका परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि ये जितने भी वर्ग थे ये सभी अपने दलों के प्रतिनिधि, केवल अपने दलों का व्यक्तिगत जो मसला होता है उस मुद्दे को रखते हैं, जिसपे कोई भी राय नहीं मिल पाता, उसमें कोई एक काम नहीं हो पाता। उसमें सभी दलों के जो प्रतिनिधि थे केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्ष में ही प्रयासरत रहे और इसका कोई ठोस परिणाम नहीं आया।
जिसके बाद 1931 में यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है वो शामिल होते हैं। लेकिन इसमें भी कोई खास परिणाम नहीं निकलने के कारण गांधी जी को खाली हाथ भारत लौटना पड़ता है और यहाँ आने के बाद उन्होंने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। फिर 1932 में तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और इसमें भी कोई खास परिणाम इसका नहीं निकल पाता है और अंततः ये भी समाप्त हो जाता है। तो इस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है, तो इस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में BR अम्बेडकर जो है वो शामिल होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन थे जो ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों में शामिल हुए थे और गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब होता है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और तो उस टाइम 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता में क्या होता है, इस समझौते में सरकार की ओर से, जो ब्रिटिश सरकार होती है उसकी ओर से लॉर्ड इरविन कुछ बातों पर सहमत होता है, जिसमें शामिल थे कि हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर वे सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिए जाएंगे जिन्होंने हिंसात्मक अपराध में शामिल नहीं था, जो उसमें शामिल नहीं थे वो सबको छोड़ दिया जाएगा। बस उनको नहीं छोड़ा जाएगा जो हिंसात्मक अपराधी थे, उनके अतिरिक्त बाकी सभी को छोड़ दिया जाएगा। और सरकार द्वारा सत्याग्रहियों की जो जब्त संपत्तियां है वो वापस उन्हें कर दी जाएगी और विभिन्न जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। जो भी जुर्माना लगाया गया था और जो वसूला गया था उसे स्थगित कर दिया जाएगा। सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और विदेशी कपड़ों, अफीम और शराब की दुकानों पर सरकार शांतिपूर्ण धरना देने की अनुमति देगी और धरना देने देगी। ये सारी बातों पे इरविन जो है वो सहमत होता है और ये गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था, ऐसा कुछ होता नहीं है। जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है और उसके बाद दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। हुआ ये था कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में एक सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की जाती है। इसके तहत यह निर्णय लिया जाता है कि दलित वर्ग और जो अल्पसंख्यक है उनको पृथक सांप्रदायिक मताधिकार दिए जाएंगे। इससे गांधी जी इसके विरोध में थे और अंबेडकर इसके समर्थन में थे। उसी टाइम गांधी जी और अंबेडकर के बीच में विरोध होता है और गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं। फिर लास्ट में समझौता होता है कि दलितों के लिए जो 71 सीटें आरक्षित की गई थी उसको बढ़ाकर 147 कर दी गई और इसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह का दौर शुरू होता है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वे कौन थे, तो विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था, जिसमें दलितों के लिए 71 सीटें जो आरक्षित की गई थी उसको बढ़ाकर 147 कर दी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है जो 1942 में होता है, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं और 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि 8 अगस्त को किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति के नाम से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन इस दिन को शुरू हुआ था इसके नाम से जाना जाता है। तो ये आंदोलन शुरू होने से पहले ही रात के समय में ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें कहाँ रखा गया था, तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था गिरफ्तार करके। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो 8 अगस्त को अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को शुरू किया जाना था। उससे पहले ही रात में ऑपरेशन 0 आवर चलाकर गांधी जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा जाता है।
30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।